हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे अधिगम का अर्थ एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, जो कि सीटेट में बार बार क्वेश्चन रिपीट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी। तो सीखना विकास की प्रक्रिया, ये परिभाषा हमारी ऑप्शन नंबर बी यानी वुड्सवर्थ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, ये कथन किसका है। तो ये हमारा कथन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि थॉर्नडाइक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये अधिगम कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अधिगम की आवश्यकता है। तो अधिगम की आवश्यकता क्यों है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बालक का पूर्ण व्यक्तित्व अधिगम की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है, तो कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि धीमी होती है। जो सीखने की अंतिम अवस्था होती है उसमें मनुष्य धीमी गति से सीखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है, तो कब संभव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिद्धांत रूप में उन्नति पूर्ण संभव है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रचनात्मक अधिगम में बालक होता है। तो रचनात्मक अधिगम में बालक होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्ञान का सृजन करता, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या और क्या भुला दे, वह क्या और क्या भुला दे, यह कथन किसका है। तो यह कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रो व क्रो का है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक होता है, यानी कि रचनात्मक अधिगम जो होता है उसमें शिक्षक कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, रचनात्मक अधिगम में अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति है, तो कैसी है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया में प्रकृति है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का प्रारंभ किससे होता है। तो सीखने का प्रारंभ जो है ऑप्शन नंबर डी यानी जिज्ञासा से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा, प्रश्न नंबर 14, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी को करने के लिए प्रेरित करती है, जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकडूगल की है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 थे हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, अधिगम की अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका है, तो कैसा है। स्वयं प्रेरणा के द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वयं प्रेरणा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सीखना किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। तो हमारा ये हस्तलेखन यानी कि हाथ की क्रियाओं के द्वारा कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम होता है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है भूख व परिपक्वता, शिक्षण व पद्धति व अभ्यास, प्रशंसा व निंदा, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तो उचित वातावरण भी है, परिपक्वता भी है, प्रेरणा भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टालमैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सीखने की गति निर्भर करती है। तो सीखने की गति ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा पर निर्भर करती है, सीखने वाले की रुचि पर भी निर्भर करती है, सीखने वाले की प्रेरणा पर भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 की ओर। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है सीखने को प्रभावित करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा अध्ययन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ध्यान की एक रूपता, अध्ययन में थकान, अध्ययन का उद्देश्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है उस स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सीखने का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोत्साहन देकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 हमारा है किस अनुकरण में तर्क निहित नहीं होता है? वह है, तो वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि अचेतन अनुकरण में तर्क नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सीखने में रुकावट आने का कारण है। तो नई पुरानी आदतों में संघर्ष, शारीरिक सीमा, कार्य की जटिलता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14, किसी बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यक्तिगत प्रेरणा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो आदत हमारी जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है अभिप्रेरणा के स्वयं यथार्थीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है? तो ये है हमारा अब्राहम मैस्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संवेगों से शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18, अधिगम की वृद्धि में निम्न में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? तो अधिगम में सहायक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन अधिगम में यानी कि सीखने में सहायक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? तो प्रेरक भी अभिप्रेरणा का स्रोत है, उद्दीपन भी स्रोत है, चालक भी स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। तो बाह्य प्रेरणा जो होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए यानी नकारात्मक होती है, बाह्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा वह कारक जिससे व्यक्ति के कार्य करने का उत्साह बढ़ता है या घटता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिप्रेरणा कहते हैं, जिससे व्यक्ति में कार्य करने का उत्साह बढ़ता एवं घटता है तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस धातु से हुई है?
यानी कि जो हमारा मोटिवेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लेकिन लैटिन भाषा में किस धातु से हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारी मोटम धातु से हुई है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।